चलिए फटाफट से देख लेते हैं रिवीजन आज की क्लास का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया था उसके अंदर है सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? एक यूनिट ऑफ वर्क और टास्क, एक काम या एक वर्क या एक टास्क की सबसे छोटी इकाई जो एक प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है। बेटा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो आपको मिल रहा है, आप उसको यूज कर रहे हो, उससे आप अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहे हो, इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू है। तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू ऐसे ही नहीं बन जाती, उसके अंदर पीछे एक चेन ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो एक सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर होनी चाहिए, तभी उस प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर वैल्यू एडिशन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे परचेज, रिक्वेजिशन, ऑर्डर प्लेसमेंट, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, डिजाइनिंग, शेल्फ स्टॉकिंग, सेल्स विद कस्टमर सपोर्ट। रिक्वेजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, शेल्फ स्टॉकिंग का मतलब होता है शेल्फ्स में सामान को स्टॉक करना। ठीक है, बाकी तो वर्ड्स आपको पता ही होंगे। टाइप ऑफ एक्टिविटी, कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हायरार्की। ये मैंने ऐसा समझाया था जैसे विष्णु जी के दशावतार थे, दशावतार हैं और वो किस फॉर्म में हुआ? सबसे पहले एक मछली का फॉर्म जो बिल्कुल वाटर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो बिल्कुल पानी के अंदर है। देन उसके बाद कछुए का जो पानी के अंदर और धरती के ऊपर दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। देन उसके बाद एक वराह अवतार जो पिग की फॉर्म में है, जो केवल सिर्फ धरती पे एग्जिस्ट कर सकता है। देन उसके बाद नरसिम्हा जो आधा जानवर आधा इंसान। देन वराह अवतार की इंसान तो पूरा बन गया है, बट वो छोटी हाइट का है, बौना है, वामन अवतार है। देन उसके बाद आपका परशुराम जी का अवतार, उसमें क्या है कि मनुष्य बड़ा तो हो गया, ठीक है, एक मनुष्य फॉर्म ने पूरी अपनी फॉर्म ले ली है मनुष्य की, बट उसमें गुस्सा तेज बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद आते हैं प्रभु श्री राम जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो बिल्कुल एक यूथ आइकन आप कह सकते हो, जैसा होना चाहिए एक पुरुष को, वो हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक श्री राम से मिलती हैं। देन उसके बाद कृष्णा अवतार जो पूरा अट्रैक्शन एंड सब चीजें बहुत अच्छी हैं। एंड देन उसके बाद बुद्धा अवतार द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। एंड द लास्ट वन इज द कल की अवतार एज कॉल्ड कि यार जो एविल को एंड करने के लिए। तो क्या ये एक इवोल्यूशन है ना? तो इसी तरीके से मैं कि इवोल्यूशन बता रहा हूँ कि छोटे से बड़ा बनना है, बिल्कुल छोटे से धीरे धीरे बड़ा बनना है। लाइक यूनिट लेवल एक्टिविटी, यूनिट लेवल एक्टिविटी में हमने देखा कि एक प्रोडक्ट का एक बैच का एक यूनिट। चलो उल्टा सिखाता हूँ जैसे क्लास में सिखाया उससे उल्टा सिखाता हूँ। फैसिलिटी लेवल को यू कैन से पूरी कंपनी का हेडक्वार्टर या पूरी कंपनी की फैक्ट्री, पूरी कंपनी की बिल्डिंग, उसके अंदर कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो यू शुड कंसीडर ओनली अ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट लेवल में आएगा। अब वो प्रोडक्ट कई बैचेस में बनता होगा, तो एक बैच यहाँ आएगा। अब उस बैच की एक पर्टिकुलर यूनिट यहाँ आएगी। क्लियर? तो क्या है एक प्रोडक्ट की एक इकाई, एक छोटी इकाई सबसे पहले यहाँ आ गई, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली, और वन लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसकी चर्चा हम यूनिट लेवल एक्टिविटी में करेंगे। बैच लेवल के अंदर सम यूनिट्स टेकन टुगेदर, कुछ ग्रुप ऑफ यूनिट्स लेंगे हम, कोई लॉट या प्रोडक्शन या बैच लेंगे, वो एक्टिविटीज यहाँ आएंगी बैच लेवल में। फिर जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट लेवल पे चर्चा पे, तो हम प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज देखेंगे। फिर जब ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल या पूरी कंपनी की फैक्ट्री बिल्डिंग के बारे में, प्लांट के बारे में बात करेंगे, तो फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी। अब क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी प्रोड्यूस होती है ना, हर नई यूनिट्स प्रोड्यूस होने के साथ आपको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। और एक वर्ड अभी बोल रहा हूं, आगे तक ध्यान रखना। जहां भी कोई भी एक्टिविटी किसी भी तरह की परफॉर्म होती है, तो उस एक्टिविटी के साथ कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। दैट इज वाई जैसी भी एक्टिविटी होगी, कॉस्ट उसके साथ चिपक के लगेगी। तो यूनिट लेवल एक्टिविटी में जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, वैसे वैसे आपकी एक्टिविटीज लग रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, और एक्टिविटी लगेगी तो कॉस्ट भी उसके हिसाब से होगी। क्लियर? आगे बाकी आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा। बैच लेवल एक्टिविटीज के अंदर क्या होगा कि इधर जो आपकी कॉस्ट लग रही है, इधर जो आपकी एक्टिविटीज लग रही है, वो जैसे जैसे नया नया बैच बन रहा है, यूनिट्स ऑफ बैच नहीं, बैच की एक यूनिट को नहीं देखना, जैसे जैसे पहला बैच बना, दूसरा बैच, तीसरा बैच, चौथा बैच, तो हर बैच से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हो रही है वो बैच लेवल एक्टिविटी में आएंगी। तीसरा प्रोडक्ट लेवल, अब एक कंपनी जैसे टाटा मोटर्स है, उसका एक प्रोडक्ट है टाटा नेक्सॉन। तो जो कॉस्ट जो पूरी टाटा नेक्सॉन के लिए लग रही है, उसकी एक यूनिट के लिए नहीं, उसके एक बैच के लिए नहीं, जो पूरी टाटा नेक्सॉन के लिए, जैसे कंपनी ने टाटा नेक्सॉन की एड दी टीवी के ऊपर, तो वो जो कॉस्ट है वो पूरी टाटा नेक्सॉन के लिए है। तो वो जो एक्टिविटीज है वो प्रोडक्ट लेवल पे आ गई। और फैसिलिटी लेवल पे वो एक्टिविटीज आती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, हेडक्वार्टर के अंदर हो रही है, या प्लांट के अंदर हो रही है, फैक्ट्री के अंदर हो रही है, बिल्डिंग के अंदर हो रही है, पूरा प्लांट का मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो वो आ जाती है फैसिलिटी लेवल पे। क्लियर है? अब एबीसी का कॉन्सेप्ट देखो। जैसे इसके अंदर फैसिलिटी लेवल में क्या था, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और जिस कॉस्ट को आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते टू एनी यूनिट, बैच या प्रोडक्ट लाइन। ऊपर था ना सबसे पहले यूनिट, बैच एंड देन प्रोडक्ट लाइन, जो उस पे हो ही नहीं सकती, जो पूरा कंपनी एज अ होल पे होगी, या फिर पूरे प्लांट पे होगी, पूरी फैक्ट्री पे होगी। क्लियर है? चलते हैं अब एबीसी का कॉन्सेप्ट। एबीसी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये आपको जो 5 डब्बे हैं ना, ये समझने पड़ेंगे। सबसे पहला डब्बा है ओवरहेड कॉस्ट, फिर है एक्टिविटीज, फिर है कॉस्ट ऑफ दैट।
ये ऊपर के 3 डब्बे मेन है, ओवरहेड कॉस्ट, एक्टिविटीज, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बोला था कि वी हैव टू चार्ज ऑल कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर ओनली। सारी की सारी कॉस्ट कस्टमर बियर करता है। डायरेक्ट कॉस्ट क्लियरली और इजीली ट्रेसेबल, आइडेंटिफाइबल होती है विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई डायरेक्ट कॉस्ट को कस्टमर से चार्ज करना है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट से चार्ज करना बहुत ईजी होता है। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट को बहुत मुश्किल होता है बिकॉज क्लियरली और इजीली आइडेंटिफाइबल और ट्रेसेबल नहीं होती। दैट इज व्हाई ट्रेडिशनली वी यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नाउ वी यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो यानी कुल मिला के जो पंगा है ना वो ये है कि ओवरहेड कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते। दैट इज व्हाई मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में आई हैव टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी सिंपली एक्टिविटीज का यूज करना पड़ेगा। तो ओवरहेड और कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बीच में मैंने एक दीवार डाल दी एक्टिविटीज की। और ओवरहेड की कॉस्ट किस में आती है, क्या चीज होती है जो ओवरहेड की कॉस्ट आती है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कंजम्पशन होता है, उस वजह से ओवरहेड की कॉस्ट आती है। अब ओवरहेड की कॉस्ट को जब हम एक्टिविटीज पे चार्ज करते हैं, तो इसको ओवरहेड की कॉस्ट को जब एक्टिविटी की कॉस्ट पे चार्ज करने का मतलब जो एक्टिविटी के कॉस्ट पूल बनाते हैं, तो जिस टूल का सहारा लेते हैं उसको बोलते हैं रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। ये मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है या बहुत सिंपल कैलकुलेशन इसकी दे रखी होती है। और जब एक्टिविटी के कॉस्ट पूल को आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज करते हो, तो इसके लिए हम टूल यूज करते हैं एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, सिंपली अपन इसको निकाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो एक्टिविटी की कॉस्ट को जब आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, जो स्टेप जो सेकंड हो गया ना, सेकंड वाला जो ये ग्रीन सर्कल बना हुआ है, एक्टिविटी की कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाने के लिए एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का यूज होता है। तो बेटा ये एक्टिविटी की कॉस्ट को जब आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाते हो, ये लगाने के दो ऑल्टरनेटिव है। पहले ऑल्टरनेटिव में दो स्टेप है जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिए थे, जिसके अंदर पहले एबीसी रेट निकालते हैं, सेकंड स्टेप पे एलोकेशन कर देते हैं। और दूसरा ऑल्टरनेटिव ये होता है कि उन दोनों स्टेप्स को मर्ज कर दो, यानी आप सीधा जो एक्टिविटी कॉस्ट पूल आया ना, सीधा सीधा का सीधा कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगा दो, सीधा सीधा प्रोपोर्शनेट कर दो, जो रेशियोज दे रखे होंगे उसके बेसिस पे सीधा। यानी एबीसी के रेट के चक्कर में मत छोड़ो यार, एबीसी रेट निकाल के भी क्या ही होता है, उस रेट के बेसिस पे आप ओवरहेड को एलोकेट ही तो करते हो। तो रेट वाले पंगे मत पड़ो, सीधा एलोकेट कर दो, सीधा रेशियो दे रखा होगा, प्रोपोर्शन दे रखा होगा, उसमें पेल दो। ठीक है, चलते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनी आइटम और एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट इज मेजर, कंप्यूटेड, एनालाइज, कुछ भी। डन। कॉस्ट ड्राइवर, जैसे मैंने बताया, कार ड्राइवर का मतलब गाड़ी चालक, वो गाड़ी को अपने हिसाब से चला सकता है, कम ज्यादा, तेज, ऊपर नीचे, कैसे ही चला सकता है, लेफ्ट राइट। इसी तरह एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर मींस कि वो एक्टिविटी कॉस्ट का चालक है, वो एक्टिविटी कॉस्ट को कम ज्यादा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं जैसे मर्जी कर सकता है, उसके हाथ में ये चीज है। यानी ड्राइवर हैज द कैपेबिलिटी, ड्राइवर हैज द पोटेंशियल, ड्राइवर हैज द पावर कि वो एक्टिविटी की कॉस्ट को चेंज कर दे, तो वो होता है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स में दम है कि वो ऑर्डरिंग कॉस्ट को चेंज कर दे, नंबर ऑफ सेल्स विजिट में दम है कि वो सेल्स विजिट की कॉस्ट को चेंज कर दे, यस और नो। तो ऐसे इस तरीके से बेटा क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर और डिटरमिनेंट दैट कॉजेज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। इट इज यूजेस टू असाइन एक्टिविटी कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो ग्रीन वाला सर्कल है, एक्टिविटी की कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाने के लिए एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर अपन यूज करते हैं। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, ये मोस्टली आपको क्वेश्चन में दिया होता है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन दी होती है, ये हमारे लिए इतना कोई चैलेंज भी नहीं है। इसका सिंपली मतलब है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर का, जो आपकी ओवरहेड कॉस्ट को एक्टिविटी पे लगाना है, उसके लिए अपन रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए चलें एबीसी की फॉर्मल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच एक्टिविटी। और जो मैंने जामनी में लिखा है ना, कॉस्ट पूल निकालना है, पहली बार पहले पॉइंट का ये मतलब है। एंड मेकिंग इट एज अ द बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट या असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट ओवर डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और अब जो आपने कॉस्ट पूल निकाल लिया, यानी पहले आपने इससे ये निकाल लिया, अब इसके बाद जो ग्रीन सर्कल है, सीधा आप उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज कर दोगे। अपॉर्शनमेंट या असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, और जो कॉस्ट, बेटा इधर कॉस्ट वर्ड लिख दिया, बट कॉस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आ जाती है, बट ध्यान रखना एबीसी सिर्फ ओवरहेड के लिए लगती है। ओवर डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विस एटसेट्रा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, जिसकी भी कॉस्ट निकाल रहे हैं। सीमा लंदन का इंस्टीट्यूट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, देखिए वो क्या बोल रहा है, एबीसी इज एन अप्रोच टू द कॉस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटी। बिकॉज एबीसी का अप्रोच कहाँ लगाते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहाँ लगाते हो, कॉस्टिंग में ही लगाते हो ना, इस दैट इज इट इज एन अप्रोच टू द कॉस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज। क्यों, एबीसी कोई बच्चा कर ही नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल उसको एक्टिविटीज का ज्ञान ना हो। वो एक्टिविटीज, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज अगर आप मॉनिटर नहीं कर सकते, तो आप एबीसी प्लीज मत लगाइए। एबीसी वही इंसान लगा सकता है, वही बिजनेस लगा सकता है जिसको अपने धंधे की एक्टिविटीज पता हो। So therefore, the monitoring of the activity is must for the implementation of ABC in your particular business, which involve tracing resource consumption and costing final product. Resource consumption मतलब पहले overhead देखो आपके कितने लग रहे हैं, और अपना उसको मुझे फाइनल प्रोडक्ट तक लेकर जाना है। यही मेरा चैलेंज है, जो मेरा जो ओवरहेड कॉस्ट है ना, इसको मुझे फाइनली कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक लेकर जाना है। क्लियर। रिसोर्सेज आर असाइन टू एक्टिविटी एंड एक्टिविटी तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जो रिसोर्सेज हैं
उसको मैं एक्टिविटी पे लगाता हूँ यानी ओवरहेड को, और एक्टिविटी को मैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाता हूँ। तो जो एक्टिविटी को जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं ना, जो बेटा ये ग्रीन सर्कल कर रखा है, इसको ना यहाँ इसके लिए वर्ड यूज़ हो रखा है लेटर, इसके लिए वर्ड यूज़ हो रखा है लेटर। Based on consumption estimate, the latter utilize cost driver to attach activity cost to the output। यानी ये जो है ना, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर किस लिए यूज हो रहा है, एक्टिविटी कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाने के लिए। मतलब कहने को एक फॉर्मल डेफिनेशन बना दिया, बट कॉन्सेप्ट तो अपने को समझ आ ही गया है ना। ठीक है, चलिए। अब एबीसी के अंदर बेटा स्टेप्स क्या है? बेटा वैसे एबीसी को लगाने के ना दो तरीके, ऑल्टरनेटिव वन टू ऑल्टरनेटिव वन के अंदर दो स्टेप्स हैं, जिसमें पहले आप एबीसी का रेट निकालते हो, फिर ओवरहेड का एलोकेशन करते हो, जैसा हमने लास्ट क्लास में बैंकिंग वाले क्वेश्चन का देख लिया था जब करवाया था वो। और सेकंड स्टेप में आप सिंपली क्या करते हो, जो भी आपकी एक्टिविटी का कॉस्ट पूल है ना भाई, उसको तू सीधा कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगा दे, रेशियो के बेसिस पर, सीधा कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगा दे रेशियो के बेसिस पर। ठीक है ना? जैसे इसके अंदर हमने ये देखा था, जैसे तेरी एक्टिविटी कॉस्ट आ रही है ना लाख रुपए की, ये एटीएम वाली कॉस्ट आ रही है लाख रुपए की, तो लाख रुपए की कॉस्ट में कोई रेट वेट के चक्कर में मत पड़। सीधा देख, एटीएम सर्विस की कॉस्ट 1 लाख की, और एटीएम सर्विस यूज किसने कितना कितना करा है, चेकिंग अकाउंट ने 1,80,000, पर्सनल लोन ने 0, गोल्ड वीजा ने 20,000। 1 लाख को उठा, 1,80,000 जीरो और 20,000 के रेशियो में पेल दे। इसी तरीके से कंप्यूटर प्रोसेसिंग 10 लाख रुपए की है तेरी कॉस्ट। अब उसके अंदर एटीएम ट्रांजेक्शन तेरे को नहीं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन दे रखी है 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो 10 लाख को 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख के रेशियो में पेल दे उठा। समझ में आ रहा है? यानी एक्टिव एबीसी रेट का झंझट ही मत पा। सीधा का सीधा एक्टिविटी कॉस्ट पूल को कॉस्ट ऑब्जेक्ट में सीधा डाल दे ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ द कंजम्पशन। जैसे ये आपको कंजम्पशन दे रखा है, ये है ना 30,000, 5,000, 10,000, 1,80, जीरो, 20, 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,50,000, 1.5 लाख, 3.5 लाख, 90,000, 1,60,000। ये नीचे जो दे रखा है ना एनुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ तीन प्रोडक्ट, इट इज नथिंग बट द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज बाय द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, चेकिंग अकाउंट, पर्सनल लोन, गोल्ड वीजा। ये एक्टिविटीज को जो आपकी एटीएम है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इशूइंग स्टेटमेंट, कस्टमर क्वारी, इनको कितना कितना कंज्यूम करते हैं, वो यही चीज तो दे रखी है। ये चीज क्या है, ये चीज कंजम्पशन ही तो दे रखी है। समझ में आया? ठीक है जी, चलो सीधा बांट दो। अब आपने बांट दिया, यानी टोटल ओवरहेड कॉस्ट को पहले एक्टिविटी कॉस्ट पूल में बांटा, वो आपने दे ही रखा होगा क्वेश्चन में, या फिर सिंपली आप निकाल सकते हो। फिर आपने उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे डाल दिया। तो जब कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आप ओवरहेड का टोटल करोगे ना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट ए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट सी, देन दैट टोटल मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ कॉस्ट पूल, एंड टोटल ऑफ कॉस्ट पूल इज नथिंग बट द टोटल ओवरहेड्स। टोटल ऑफ कॉस्ट पूल क्या होगा, टोटल ऑफ ओवरहेड्स ही तो होगा। कॉस्ट पूल कैसे बनता है, ओवरहेड्स का जब ब्रेकअप करते हैं एक्टिविटी में तो अलग अलग कॉस्ट पूल ही तो बनते हैं। तो जब उन कॉस्ट पूल का भाई तू टोटल करेगा तो टोटल ओवरहेड्स ही तो बनेगा जी। क्लियर? चलते हैं आगे। अब ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 देखा था हमने। बेटा इसके अंदर सिंपली क्या था, आप देख लीजिएगा। रिवाइज क्योंकि हम कर रहे हैं तो सारी चीजों को बहुत डिटेल में दोबारा से नहीं करा सकते, नहीं तो दोबारा से लेक्चर हो जाएगा। समझ लीजिए, मोटा मोटा बताता हूँ। एबीसी एयरलाइंस पेज 9.36 पे दे रखा है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, एंड वही मैं रेफर करूंगा। उसके अंदर एबीसी एयरलाइंस दे रखी है, उसके दो डिवीजन है बेटा, कार्गो डिवीजन और आपका कार्गो डिवीजन और पैसेंजर डिवीजन। पैसेंजर डिवीजन सामान को नहीं, बंदाबंदी को इधर उधर, बंदाबंदी वाले इंसानों को इधर उधर करती है, और जो कार्गो डिवीजन है वो माल को इधर उधर करती है। डन, तो दो डिवीजन ना रखिए। तो इसके अंदर सिंपली क्या था, चलो देखो फटाफट देख ही लेते हैं। हम्म, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा था अपने को, दो डिवीजन दे रखी थी, दोनों प्रॉफिट सेंटर, यानी सेल कॉस्ट प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी सेंटर की है। उसके अंदर आपको दे रखा है पर्सनल ट्रेंड, कितने बंदे ट्रेंड करे, कितनी फ्लाइट्स, कितनी उड़ानें भरी, और कितना रिजर्वेशन हुआ है। तो 200, 800, 350, 250 नील और 7,000। रिवेन्यू 42 लाख का है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 36 लाख, 28,50,000 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप डायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हो, बट बहुत ध्यान से, जिसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, जिसको मेरे कॉन्सेप्ट पता है, मेरे साथ जो चला है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी चीज को आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट मान सकते हो जिसकी कॉस्ट निकाल रहे हो। तो मैं एक बार को मान लेता हूँ, कार्गो डिवीजन इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कार्गो डिवीजन अगर कॉस्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द कार्गो डिवीजन, बिकॉज 36 लाख रुपए सीधा दे रखा है। इसी तरह 28,50,000 पैसेंजर डिवीजन वाले काम को ऑपरेट करने के लिए लग रहा है, तो 28,50,000 इज लाइक अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द पैसेंजर डिवीजन। और वैसे मैंने आपको बताया तो था कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जिसकी कॉस्ट निकल रही है। तो यार ये कार्गो डिवीजन एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकती है, यस।
पैसेंजर डिवीजन एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकती है, यस। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, कुछ कॉस्ट होगी डायरेक्ट कॉस्ट, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कर देना। डायरेक्ट कॉस्ट क्लियरली इजीली ट्रेसेबल आइडेंटिफाइबल होगी, यस दे रखी है 36 लाख 28 लाख 50,000। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लियरली इजीली ट्रेसेबल आइडेंटिफाइबल होगी, नहीं, जैसे दे रखी है नीचे आपको सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 640 3 लाख 2 लाख 10,000। तो 6 लाख 40,000 3 लाख और 2 लाख 10,000 इज लाइक अ इनडायरेक्ट या ओवरहेड कॉस्ट फॉर द कार्गो डिवीजन और पैसेंजर डिवीजन, बिकॉज इट इज नॉट क्लियरली इजीली और क्लियरली ट्रेसेबल आइडेंटिफाइबल कि भाई 6,40,000 की ट्रेनिंग हुई है, तो हाउ कैन यू से कि एग्जैक्टली कार्गो के लिए इतना ही हुआ है, पैसेंजर के लिए इतना ही हुआ है। भाई दोनों एम्प्लॉय बुलाया होगा, ट्रेनिंग करी होगी अपना, ठीक है ना? तो वी कैन नॉट से, बहुत सरलता से और सहजता से हम ये चीज ट्रेस नहीं कर पाएंगे डन। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और सर्विस डिपार्टमेंट के चार्जेस। अब इधर एक क्या यार गलती हो गई कंपनी से, कंपनी ने ना, गलती क्या, कंपनी ने पता नहीं क्या करा, जितने भी कंपनी के ओवरहेड से सर्विस डिपार्टमेंट के चार्जेस थे ना, 6,40,000 3 लाख और 2,10,000, उसको दोनों डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया इक्वली, क्योंकि रिवेन्यू इक्वल था यार, ये भी कोई बात है, कर दिया तो कर दिया। अब आप बताओ, क्या अब क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नंबर 1 में दे रखा है, क्या ये जो हुआ ये चीज सही है? क्या इस बेसिस पे जो परफॉर्मेंस निकलेगी, क्या इस बेसिस पे जो दोनों डिविजन्स के प्रॉफिट निकलेंगे वो सही निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे यार। क्योंकि आप एक चीज देखो, कार्गो डिवीजन के साथ कितना अत्याचार हुआ। कार्गो डिवीजन के अंदर एक भी रिजर्वेशन नहीं हुई है यार। और देखा जाए तो रिजर्वेशन का 1,05,000 रुपए का भार कार्गो डिवीजन पे पड़ गया। कार्गो डिवीजन के मात्र 200 एम्प्लॉयज ने ट्रेनिंग ली है। और अगर देखा जाए तो कार्गो डिवीजन के अंदर ट्रेनिंग कॉस्ट आधी बांट दी। मतलब आप कार्गो डिवीजन और पैसेंजर डिवीजन के अंदर देखोगे तो 200 बंदे कार्गो के ट्रेनिंग लेके आए हैं और 800 बंदे पैसेंजर के, 1:4 का रेशियो रहा है। और बांट दिया आधा आधा, मतलब कार्गो कहेगी बंदे 1/4 है मेरे पास और दे दिया शेयर मेरे को आधा, यानी कॉस्ट आपने फालतू की मतलब कार्गो डिवीजन में ट्रेनिंग की भी कॉस्ट फालतू डाल रखी है, रिजर्वेशन की भी कॉस्ट फालतू डाल रखी है। और अगर हम देखें तो फ्लाइट्स के केस में थोड़ा सा कार्गो डिवीजन को फायदा हुआ है, क्योंकि जो फ्लाइट्स ना 350 250, तो कहीं ना कहीं दोनों में बराबर डल गई है फ्लाइट की कॉस्ट, 1.5 लाख 1.5 लाख, बट कहीं ना कहीं कार्गो में थोड़ी सी ज्यादा डलनी चाहिए थी, ठीक है? क्योंकि फ्लाइट में ना 350 250 इसका ज्यादा मेजर फर्क नहीं है। तो जो आईसीआई ने आंसर दे रखा है उसमें भी मेजर फोकस उसने पर्सोनल ट्रेंड और रिजर्वेशन रिक्वेस्टेड पे ही कर रखा है। तो उसने बोला कि क्योंकि कार्गो डिवीजन रिजर्वेशन ही नहीं करा रही, इस वजह से 2,10,000 रिजर्वेशन की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर डिवीजन में डालो। और पर्सनल ट्रेंड चूंकि सिर्फ 200 ही हो रहे हैं कार्गो डिवीजन और पैसेंजर में 800, तो यार इस 6,40,000 की कॉस्ट को ठीक से एलोकेट करो, क्योंकि इन चक्करों की वजह से क्या हो रहा है, कार्गो डिवीजन के अंदर ना चाहते भी ज्यादा कॉस्ट तुम डाल रहे हो, और ज्यादा कॉस्ट डाल रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस कम निकलेगी, बिकॉज परफॉर्मेंस ही तुम उस बेसिस पे जज करो, क्लियर? और सेकंड पॉइंट के अंदर आपको एक प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनानी थी एबीसी को यूज करते हुए। तो वो इनकम स्टेटमेंट हमारी कैसे बनी है, ये देख लीजिए। तो रिवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन, तो एबीसी तो सिंपली कोई भी बच्चा निकाल देगा। जो मेन चैलेंज है डी है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। पहला क्या है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का खर्चा 6,40,000, भाई बांट दे 200 और 800 के रेशियो में। फ्लाइट शेड्यूलिंग सिंपली 350 250 के रेशियो में बांट दे, जितनी उड़ानें भरी गई हैं, जितना आपका क्या था इसका, जितनी फ्लाइट शेड्यूल हुई है। और रिजर्वेशन भाई कार्गो में मत डाल, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, ओनली एंड ओनली पैसेंजर में रिजर्वेशन है, तो सारा का सारा वहां डाल, तो तेरा ई पॉइंट में ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। जो ग्रीन से लिख रखा है ना डी पॉइंट, वो मेजर चैलेंज है और कुछ नहीं, क्लियर? अब आ जाइए बेटा, ये इस तरीके से इंडेक्स होगा, जो भी हम चैप्टर करेंगे उसका इस तरीके से इंडेक्स हम पहले से बना के चलेंगे कि चैप्टर का कंटेंट, टेस्ट नॉलेज का, केस स्टडी चैप्टर में उससे रिलेटेड क्या दे रखा है, केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर केस स्टडी, केस सिनेरियो, स्किल असेसमेंट बेस कहाँ कहाँ क्या क्या दे रखा है, वो एज आई प्रॉमिस लेवल 1.0 बैच में करेंगे। एंड लेवल 2.0 में पास्ट ईयर पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ये चीजें देखेंगे, क्लियर? चलिए आगे। अब देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा सा तोड़ के, पर प्रॉफिट एबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस यानी सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं क्या इसके अंदर दम है, एबल है, ही इज एबल और नॉट, प्रॉफिट करने के योग्य है कि नहीं है, सक्षम है कि नहीं। तो दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो लेट्स कंसिडर एनी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से बड़ी, मतलब एक मोमोज वाला, पान वाला, कोई ई रिक्शा वाले से लेकर अंबानी अडानी, कुछ भी, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर लो, कोई भी एक बिजनेसमैन कंसिडर कर लो, जो भी आप कंसिडर कर सकते हो, खुद को कर लो, किसी को भी कर लो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं, बाबा आदम के जमाने की नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही है ना, वो वर्क कर रही है एक एनवायरनमेंट में, एक वातावरण के अंदर। मुझे जीने के लिए, आपको जीने के लिए, ह्यूमन स्पीशीज को जीने के लिए एक वातावरण चाहिए, मछलियों को जीने के लिए एक वातावरण चाहिए, जानवरों को जीने के लिए एक वातावरण चाहिए। इसी वजह से बिजनेस को भी सर्वाइव एंड ग्रो करने के लिए एक वातावरण चाहिए होता है, जिसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का आज की डेट के अंदर
मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर एक फीचर सबसे महत्वपूर्ण फीचर हो गया मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट का कॉम्पिटिटिवनेस। धंधे में भाई कॉम्पिटिशन बढ़ गया बहुत तेज़ी से, ठीक है? अब कम धंधे में कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो क्या करें? वी हैव टू अडॉप्ट वेरियस स्ट्रैटेजी टू टैकल विद इट। भाई दिक्कत है क्या करें? दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, क्या करें? एक्यूआई इंडेक्स बहुत खराब है, क्या करें? जिएँगे तो सही ना कुछ और अपनी इम्यूनिटी पे, अपनी हेल्थ पे और बेहतर काम करेंगे ताकि हम ऐसे मौसम के अंदर सर्वाइव कर पाएँ। नहीं तो दिल्ली का तो पॉल्यूशन मैं भगा नहीं सकता ना। तो मैं क्या करूँगा? मैं अपनी इम्यूनिटी पे काम करूँगा, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करूँगा। इसी तरीके से जो एनवायरनमेंट है, अब अपने कॉम्पिटिटर को सबको गोलियाँ मार दूँ, उड़ा दूँ सबको बम से, क्या करूँगा यार? हाँ, एक एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिवनेस है, सरकार की कुछ पॉलिसी ऐसी है कि किसी को खाने-कमाने शायद ना भी दे, बट सर्वाइव एंड ग्रो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना यार, क्लियर? तो देयरफॉर आई हैव टू अडॉप्ट वेरियस स्ट्रैटेजीज़ क्यों? बिकॉज़ आई हैव टू सर्वाइव प्रॉफिटेबिलिटी इंटो द मार्केट मुझे जो बिज़नेस है, किसी बिज़नेसमैन को सर्वाइव ही नहीं करना खाली मार्केट में। प्रॉफिट्स भी रेगुलर बेसिस पे आने चाहिए बिकॉज़ सिर्फ सर्वाइवल क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जी लोगे? नहीं। लॉस पे जी लोगे? नहीं। इमीडिएट प्रॉफिट कर लोगे, बाद में लॉस पे जी लोगे? नहीं। आपको क्या चाहिए? रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट्स का इनफ्लो होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म के अंदर बिज़नेस के अंदर एक रह सकते हो धंधे के अंदर। तो वो कैसे हो पाएगा? कैसे आप स्ट्रैटेजी को लगा पाओगे? इसके लिए पॉटर ने कुछ जेनेरिक स्ट्रैटेजी है। जेनेरिक जैसे मैंने बताया था जैसे मोदी जी के औषधालय खुले हुए हैं ना जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, तो जेनेरिक मीन्स द मोस्ट बेसिक, द मोस्ट फंडामेंटल थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, मेकिंग अ रणनीति। रणनीति बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपका अपना ये तो देख लो आपका खुद का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि किस ऑब्जेक्टिव आप क्या चाहते हो? और दूसरी चीज़ किस एनवायरनमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो। दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपको अपने एनवायरनमेंट को भी देखना है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव भी देखना है। कोई कंपनी अगर वो अमेरिका में धंधा कर रही है, तो और अगर वो आके हिंदुस्तान में धंधा करेगी, तो उसको अपनी स्ट्रैटेजी अलग तरीके से बनानी पड़ेगी बिकॉज़ अमेरिका का बिज़नेस एनवायरनमेंट अलग है, हिंदुस्तान का अलग है। दैट इज़ व्हाई ही विल मोल्ड इट्स बिज़नेस स्ट्रैटेजी according to the condition as prevailing in the Indian market so that its strategy can be equally, yeah, its strategy can bring positive results in the India also. So therefore that particular company will change its strategy in such a manner as a result of which कि इंडिया के अंदर भी उसका बिजनेस प्रॉफिटेबली सर्वाइव करे। क्लियर? चलिए एक फर्म प्रॉफिटेबल तभी होगी जब वो कॉस्ट लीडर या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी, या तो मैं कहता हूँ Xiaomi बन जाओ या एप्पल सैमसंग बन जाओ। एप्पल सैमसंग मतलब वो एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रही है, तो भी आपको फायदा मिलेगा। और कॉस्ट लीडरशिप मतलब अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी कम कर लो, इतनी कम कर लो, मतलब कॉस्ट जो उसकी लागत है इतनी कम से कम लगा लो कि आप उसको बहुत कम पे बेच पाओ, तो आपका कंप्यूटर वैसे ही मर जाएगा। जैसे Xiaomi और ये वीवो, ओप्पो बहुत सस्ते में फ़ोन लेकर आए थे, दैट इज़ व्हाई माइक्रोमैक्स और कार्बन की बैंड बज गई थी, नहीं तो एक टाइम पे ये राज कर रहे थे इंडियन मार्केट में। चलें, अब मैंने आपको बताया जैसे जो भी आपको स्ट्रैटेजी अपने लिए प्रॉफिटेबल लगे, अपने लिए सूट करे आपको, आप वो चीज़ चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको कंपेयर करना है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस से। काहे कंपेयर करना है? बिकॉज़ बेटा मैंने आपको सिखाया क्लास के अंदर जैसे कि जिस इंसान को अपने अंदर गलतियाँ नहीं दिखाई दे रही, वो खुदा है। कहते हैं ना अपुनिच भगवान है, तो वो भगवान है। उसके अंदर कोई गलती ही नहीं है, उसको दिखाई नहीं देती, वो भगवान है। अब कुछ नहीं बचा उसकी ज़िंदगी में और पाने के लिए। उसकी लाइफ वो जी चुका, सब संतुष्ट। So therefore, in order to grow in the future, in order to make another outstanding results in the future, तो therefore आपको अपने अंदर कमियां देखनी पड़ेंगी। आपको अपने अंदर कमियों से बेटर डेविएशंस देखना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ डेविएट करा। therefore you have to compare your performance टारगेट वर्सेस एक्चुअल, जो आपने सोची थी जो एक्चुअल में आई। अब परफॉर्मेंस जो आप मेजर कर रहे हो तो कुछ पैरामीटर्स तो होंगे, क्या मेजर कर रहे हो? परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मतलब क्या? मतलब मैंने कहा कि तेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो क्या परफॉर्मेंस सर? मतलब मार्क्स बोलते हो ना कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। जैसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही तो आप कह सकते हो हाँ, प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा, हाँ, धंधे के अंदर या सेल अच्छी नहीं आ रही। मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कुछ तो चीज़ होगी ना। परफॉर्मेंस मतलब काहे? क्या? कस्टमर रिटेंशन हो सकता है, सैटिस्फैक्शन हो सकता है, कुछ भी लगा लो यार, एनीथिंग। तो परफॉर्मेंस के को नापने के लिए भी ना, परफॉर्मेंस को नाप के उसको आपस में कंपेयर करने के लिए एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। मेरे साथ बोलो क्या? परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। क्लियर? तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म इज अ बिग थिंग। उसमें बहुत सारी चीजें आती है। उसका एक छोटा सा पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जो हम इस चैप्टर के अंदर देखने जा रहे हैं। यानी हम जो परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अंदर सेल्स और कॉस्ट दोनों चीजें आ सकती है। और मैनेजमेंट इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकती है, लाइक डिवीजन वाइज प्रॉफिट एनालाइज कर सकती है, कस्टमर वाइज कर सकती है, प्रोडक्ट वाइज कर सकती है। और जब कंपनी या मैनेजमेंट जब करेगी तो कंपनी विल आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर।
उसको पता चलेगा कि यार कहाँ-कहाँ एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है, कौन-कौन से एरिया है जो लाइक कंपनी ने जैसे पिछली बार मान के चलो धनतेरस पे कुछ निकाला और बढ़िया चल गया, दिवाली पे कुछ निकाला, बढ़िया चल गया और कोई ओकेज़न आया उसके अंदर बढ़िया चल गया। कोई कंपनी ने अपॉर्च्युनिटी एनकैश कर ली, उसके अंदर कंपनी को फ़ायदा हो गया और कुछ कंपनी नया करने गई, कंपनी पिट गई, मतलब कंपनी को उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो कंपनी को पता चल जाता है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल मीन्स वाइटल, इम्पोर्टेंट, सक्सेस मीन्स जीत, फैक्टर मीन्स कारक। तो कंपनी को वो चीज़ें पता चलती है जो उसको सक्सेस दिलाने में जेन्युइनली हेल्प करती हैं एंड टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन। जैसे इसमें मैंने गीता का एग्जांपल लिया, चैप्टर नंबर 2 ऑफ गीता, इसके अंदर बेटा क्या था, अर्जुन ने बोला यार मेरे रिश्तेदार हैं, ये वो फलाना-ढिमकाना, मैं नहीं लड़ सकता और उसने अपना गांडीव धनुष रख के बैठ गया। कृष्ण जी ने उसको काफ़ी समझाया, देन उसको काफ़ी मोटिवेट करा, मोटिवेट ऐसे नहीं करा, नहीं अर्जुन तू कर सकता है, ऐसे मोटिवेट नहीं करा, उसको रियलिटी बताई सारी की, तू क्या है, सच्चाई क्या है, सब बताया और फिर कंक्लूड करते हुए ये चीज़ बोला कि पहले तो खड़ा हो अर्जुन, मतलब खड़ा हो। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को 3 चीज़ें बोली, पहली चीज़ बोली कि तू युद्ध का निश्चय कर, दूसरी चीज़ बोली सुख-दुःख को समान मानकर युद्ध कर और तीसरी चीज़ बोली इससे तुझे पाप नहीं लगेगा। यानी पहला उन्होंने क्या बोला, युद्ध का निश्चय कर, यानी फर्स्ट यू हैव टू टेक द डिसीजन व्हाट यू शुड डू। आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अ डे और डे वन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। तो सबसे पहले आपको निश्चय करना पड़ेगा। देन उसके बाद बोला सुख दुख को समान मानकर युद्ध कर, यानी अब डिसीजन लेके कई बंदे सोचते हैं आज तो तेरा भाई ये करेगा, आज तेरा भाई, कल से तेरा भाई वो करेगा, डिसाइड कर लिया, बट कल से तेरा भाई कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ डिसीजन लेके एक्शन ही नहीं ले रहा है। यानी उन्होंने अर्जुन को सिर्फ डिसीजन लेने को नहीं बोला, उन्होंने कहा डिसीजन ठीक है, अब डिसीजन का निश्चय कर ले पक्के तौर पे और फिर एक्शन भी ले, यानी कर्म भी करना है आपको। अब कर्म करते समय उन्होंने बोला सुख दुख को समान मान, मीन्स बिजनेस में अप डाउन तो चलते ही रहते हैं यार, इन एनी वे यू हैव टू कीप गोइंग एंड लाइक आप बताओ यार, कभी हम पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी में बुरे हो जाते हैं, कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, कभी किसी से प्यार भी हो जाता है, हर तरह के दिन चलते रहते हैं यार। तो इसका मतलब रुक थोड़ी जाएंगे, कहीं भी रुकना नहीं है यार, फंसना नहीं है, अटैच नहीं होना, कहीं भी चलते रहना है, चलते रहना है, दुखों में भी, सुखों में भी, प्रॉफिट में भी, लॉस में भी, हर किसी में। एंड लास्ट में बोला तुझे पाप नहीं लगेगा, अगर इसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बोलो तो तू बिजनेस के अंदर ना लॉन्ग रन के अंदर सर्वाइव कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, ठीक है ना। जैसा हमने देखा था, क्यों? क्योंकि सर्वाइव प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन, तेरे को पाप नहीं लगेगा मतलब तू सर्वाइव ग्रो कर पाएगा। समझ में आया? और इसके साथ मैंने बच्चों को एक प्रैक्टिस और बताई थी कि आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 24 घंटे के अंदर अगर हम देखें, 24 इंटू 60, 1440, 1440 मिनट है ना, 1440 मिनट के अंदर मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपका 1 मिनट चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरे को आपका यही आएगा ना यार निकल के, 24 आवर और 1 आवर के अंदर 60 मिनट, हाँ 1440 मिनट। 1440 मिनट में मुझे सिर्फ आपका 1 मिनट चाहिए, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले 1 मिनट तक किसी को नींद नहीं आती, तो 1 मिनट बस बैठ के आलती पालती मार के आराम से सोचना है क्या पूरे दिन में जो मैंने सोचा था वो चीज मैंने अचीव कर ली। अगर कर ली तो चद्दर तान के सो जाओ, और अचीव नहीं हुई तो बस ये सोचना है क्यों नहीं हुई, क्या उसके पीछे कारण रहा कि क्यों अचीव नहीं हुई, बिकॉज हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। इसी तरह अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करो, जो मैंने सोचा था, सुबह टारगेट बनाया था, रात को हुआ, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो देखो कि क्यों नहीं हुआ। अब डेविएशन देखना है, हो सकता है आपने सोचा हो कि यार आज मैं 10 क्वेश्चन करूंगा, हो सकता है कि 8 ही क्वेश्चन करे, अब 2 क्वेश्चन नहीं हुए तो उसके पीछे रीजन देखो क्यों नहीं हुए और करेक्टिव एक्शन लो। अच्छा मैं यार उससे ना बात करने लग गया था फालतू, तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और ऐसे भी सोचोगे आपने 10 क्वेश्चन सोचे थे तो 12 कर लिया आपने, तो भी डेविएशन है, तो भी आपको करेक्टिव एक्शन लेना है, यानी आपने अपने आप को अंडर समझा है। आप इससे ज़्यादा हो तो आप अगली बार अपने आप को थोड़ा बड़ा टारगेट दो। क्योंकि 10 का टारगेट देके भाई तू 12 कर रहा है तो इसका मतलब तू थोड़ा भारी बंदा है, तू और थोड़ा तगड़ा बंदा है, तो अपने आप को अगली बार थोड़ा बड़ा टारगेट दे। तो इन केस ऑफ एनी डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन। क्लियर? चलते हैं। अब स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर मैंने बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अ फर्म अफेक्ट होता है, एक फर्म का जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो चेंज होता है 3 डिफरेंट कंपोनेंट की वजह से। पहला आपका ग्रोथ कंपोनेंट, दूसरा प्राइस रिकवरी कंपोनेंट और तीसरा प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। तीनों ही कंपोनेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके ऑपरेटिंग इनकम में चेंज आता है, ऑपरेटिंग इनकम में शिफ्ट आता है, कम होती है ज्यादा होती है, चेंज मीन्स दोनों। अब ऑपरेटिंग इनकम एक आइसोलेशन में चेंज नहीं होती, एक ऑपरेटिंग इनकम कैसे बनी है, सेल्स से और कॉस्ट से। तो सेल्स में और कॉस्ट में जब चेंज होता है ना, और कॉस्ट को भी आगे फिक्स और वेरिएबल में कर रखा है, तो कॉस्ट और रिवेन्यू जब दोनों में चेंज होता है तब ऑपरेटिंग इनकम में चेंज होता है, ठीक है। तो हम जो इफेक्ट देखेंगे ना वो रिवेन्यू और कॉस्ट के लेवल पे देखेंगे। ऑल्दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर उन दोनों का एक कंसोलिडेटेड या एक सेट ऑफ वाला चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। बट और डिटेल में जाओगे तो रिवेन्यू और कॉस्ट को देख सकते हो। तो जो आपके ऑपरेटिंग इनकम में चेंज हुआ है, अब चेंज किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है,
प्रीवियस पीरियड और करंट पीरियड इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि प्रीवियस पीरियड या प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में जो चेंज आया आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, दैट इज बिकॉज ऑफ थ्री मेजर रीजंस। पहला रीजन है ग्रोथ कंपोनेंट, यानी हो सकता है कि आपने पहले से यूनिट्स ज्यादा बेची हो या पहले से यूनिट्स कम बेची हो। द क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स बेसिकली हियर मींस द लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि पहले आपकी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी थी और अब जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, पहले 10,000 यूनिट बेची अब 12 बेची, पहले 10,000 बेची अब 8,000 बेची, तो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी में जो चेंज आया, इसकी वजह से जो प्रॉफिट में चेंज आया वो पोर्शन ग्रोथ कंपोनेंट में जाता है। सेकंड इज प्राइस रिकवरी, यानी आपने अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाया, कुछ अद्भुत बनाया, कुछ अलग ही क्वालिटी आर&डी कुछ इस तरीके की डाली कि आप अपना प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आज ज्यादा चार्ज कर पा रहे हो एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर। तो वो वाला जो, उसकी वजह से आपने जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करा है, जितना कम प्रॉफिट अर्न करा, वो प्राइस रिकवरी कंपोनेंट में जाएगा। और लास्ट इज प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट, इट इज बेसिकली आपने अपने अंदरूनी जो कॉस्ट है उसको बेटर करा, अपने इंटरनल फैक्टर्स को बेटर करा, अपने आप को और प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाया, तो ये प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट में आएगा। ग्रोथ की वजह से बेटा आप ग्रो करोगे, आप 10,000 की जगह 12,000 यूनिट बेचोगे अगर अगले साल, तो आपका रिवेन्यू बढ़ेगा, यस, क्योंकि आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा। क्या आपकी कॉस्ट बढ़ेगी? यस, बिकॉज 10,000 यूनिट्स बनाने के कंपैरिजन में 12,000 यूनिट्स जब बनाओगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, इस वजह से रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों हिलेगी। प्राइस रिकवरी, अगर आप पहले अपने प्रोडक्ट का प्राइस 1 लाख चार्ज कर रहे थे, आज के टाइम में जैसे आईफोन है, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस मतलब 2 लाख तक चार्ज कर रहा है, तो लाख रुपए ज्यादा भी चार्ज कर रहा है। क्यों ज्यादा चार्ज कर रहा है? बिकॉज उसने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी अद्भुत चीज दी, तो रिवेन्यू में चेंज आएगा, यस। कॉस्ट में चेंज आएगा, यस, बिकॉज अपने प्रोडक्ट को इतना अद्भुत बनाने के लिए, इतना ज्यादा प्राइस रिकवर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, कुछ ऐसी अद्भुत चीज जरूर से उसने डाली है जो उसका कॉम्पिटिटर नहीं डाल रहा है, तो उसमें भी एक कॉस्ट आई होगी, दैट इज वाई इसके अंदर कॉस्ट इफेक्ट भी आता है। बट जो प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट है ना, उसके अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉस्ट इफेक्ट आता है, रिवेन्यू इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज जब आप इंटरनली अपने आप को और मैनेज, मोर प्रोडक्टिव, मोर एफिशिएंट जब आप बनाते हो, तो आपकी कॉस्ट बेटर होती है, उसका रिवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। चेंज हियर मीन्स द चेंज लेस अप और डाउन इन द करंट पीरियड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पीरियड। अब मैंने बताया रिको ऑफ प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट, थ्री मेजर रीजन, ग्रोथ कंपोनेंट, सेकंड वन इज प्राइस रिकवरी, थर्ड वन इज आपका प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट, एंड प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट में रिवेन्यू नहीं कंसिडर करना है। फेवरेबल ऐड करना है, एडवर्स को लेस करना है, बिकॉज फेवरेबल का मतलब होता है एक अनुकूल परिस्थिति, एडवर्स का मतलब होता है एक प्रतिकूल परिस्थिति। ये चीज आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आएगा। अनुकूल परिस्थिति क्या है? जब आपकी कॉस्ट कम हो रही है, जब आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जब आपकी सेल बढ़ रही है, इसको बोला जाता है अनुकूल परिस्थिति। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपका सेल्स अगर बढ़ता है, कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट बढ़ता है, तो ये इन इनके आगे फेवरेबल वर्ड आएगा या एफ वर्ड आएगा। और एडवर्स वर्ड किनके आगे आएगा? जब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपकी सेल गिरती है, आपकी कॉस्ट बढ़ती है, आपके प्रॉफिट गिरते हैं, कोई भी सिनेरियो, तो एडवर्स आएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर को आप मतलब ऐसे रिकंसाइल कर रहे हैं, ऊपर लास्ट ईयर नीचे करंट ईयर, दैट इज वाई फेवरेबल ऐड होगा, एडवर्स लेस होगा। क्योंकि आप पीछे से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो जो चीजें अच्छी हुई, फेवरेबल हुई, तो उसको ऐड करते चलोगे, जो चीज बुरे हुई वो आपके प्रॉफिट को गिराएंगे, उसको लेस करते हुए चलोगे। बट अगर गलती से भी ये चीज वाइस वर्सा होगी, तो ध्यान रखना, फेवरेबल को लेस कर देना और एडवर्स को ऐड कर देना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी ये चीजें हम करेंगे। डन। अब इसी के बेसिस पे हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। आप देख सकते हैं पेज 9.5 ऑफ स्टडी मटेरियल पे वाई लिमिटेड दे रखी है। इसके अंदर बेटा अपने को दे रखा था इनकम 2020 की, इनकम 2021 की, और अपने को तीन कंपोनेंट दे रखे हैं, ग्रोस, प्राइस रिकवरी और प्रोडक्टिविटी, जैसा हमने अभी देखा। अब इसमें देखा कि यार 40 लाख का रिवेन्यू था 2020 में, 29,20,000 रुपए की कॉस्ट थी और ऑपरेटिंग मैंने 10,80,000 रुपए कमाया। इसी तरीके से 2021 में 46,20,000 रुपए का मेरा रिवेन्यू था, 31,78,000 रुपए मेरी कॉस्ट थी और ऑपरेटिंग इनकम मैंने 14,42,000 रुपए का कमाया। ये सुनो, तो यानी ये तो दो कॉलम आपको समझ आ गए होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। और ये वाले जो तीन कंपोनेंट है, ये क्या है? जो फर्क आ रहा है आपके ऑपरेटिंग इनकम में, फर्क आ रहा है ना, जो आपके 2020 और 2021 में फर्क आया तीन वजह से, ग्रोथ, प्राइस रिकवरी और प्रोडक्टिविटी। मैंने बोला था ना प्रोडक्टिविटी के अंदर रिवेन्यू इफेक्ट नहीं आता, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। अब आप देखो रिवेन्यू के अंदर क्या हुआ, 40 लाख का रिवेन्यू था। अब ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब हुआ कि आपका आउटपुट पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा बिका है, तो उस वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ा, 2 लाख, यानी 40 लाख में 2 लाख, तो 2 लाख फेवरेबल, 42 लाख आ गया। प्राइस रिकवरी, आपने अपने प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस रिकवर करा एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर, तो 4,20,000 आया, तो 4,20,000 को जोड़ दो, ठीक है। 40,20,000 आया, मैच कर गया, ये टैली कर गया। सेकंड, 29,20,000, 60,000 एडवर्स, 60,000 एडवर्स का मतलब प्रतिकूल,
कॉस्ट प्रतिकूल कब होती है? जब वो बढ़ती है, घटती है? जब वो बढ़ती है। तो 29,20,000 के अंदर 60,000 ऐड करो, 2,56,000 एडवर्स प्रतिकूल ऐड करो, 58,000 फेवरेबल। कॉस्ट फेवरेबल मतलब कॉस्ट गिरी यानी लेस करो, -58,000। तो ये आया 31,78,000 पे, ये भी टैली हो गया। फिर आप ऐसे नीचे भी टैली कर सकते हो। 10,80,000 का प्रॉफिट, 1,40,000 फेवरेबल यानी प्रॉफिट बढ़ा, एक 64 फेवरेबल यानी प्रॉफिट बढ़ा, 58,000 फेवरेबल यानी प्रॉफिट बढ़ा, तो ये 14,42,000, ये भी टैली हो गया। तो इसको बेटा अभी मैंने टैली करा है हॉरिजेंटली। अब मैं इसको मतलब एक बार टैली कर रहा हूँ वर्टिकली। वर्टिकली में पहले और लास्ट कॉलम तो कर लिया। अब ग्रोथ कंपोनेंट देखो, 2 लाख फेवरेबल, 60,000 एडवर्स, 1,40,000 फेवरेबल। प्राइस रिकवरी 4,20 फेवरेबल, 2,56 एडवर्स, 1,64 फेवरेबल। प्रोडक्टिविटी नॉट एप्लीकेबल, 58,000 फेवरेबल, 58,000 नीचे फेवरेबल। तो डेटा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैंने दोनों तरफ से एनालाइज कर लिया। टेबल का मतलब और क्या होता है कि रोज और कॉलम को एनालाइज कर लो, हो गए टेबल एनालाइज, और क्या करना है इसमें। चलो अब 2020 और 21 का हमें डाटा दे रखा है। कंपनी क्या है, वाई लिमिटेड, वो क्या बना रही थी? कार्डबोर्ड बॉक्सेस बना रही है बेटा, मैन्युफैक्चर कर रही है गत्ते के डब्बे, ठीक है। और उसका एनालिसिस देख लिया 20-21 का। अब हमने देखा कि 2020 में उसने 4 लाख गत्ते के डब्बे बनाए और 2021 में 4,20,000 गत्ते के डब्बे बनाए, तो यानी 20,000 एक्स्ट्रा बनाए, ठीक है। और मार्केट क्वांटिटी 3% से ग्रो हुई, 3% से बढ़ी, यानी जो बाजार ने 3% से तेजी पकड़ी, जो मार्केट साइज 3% से बढ़ी। और दूसरे रीजन की वजह से, जैसे आप ऐसे समझाता हूँ, 4 लाख और 4,20,000 यानी कितना ज्यादा बिका है आपका? 20,000 यूनिट्स आपने ज्यादा बेची है। इसमें बोला है कि 3% तो मार्केट की तेजी की वजह से ज्यादा बिक गई, यानी 3% मतलब 4 लाख का 3%। यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो, 4 लाख का 3%, 4 लाख का 3% यानी 20,000 में से 12,000 जो है, 12,000 तो बाजार की तेजी की वजह से ही हमारा ग्रो हो गया, 12,000 यूनिट ज्यादा। टोटल कितनी ज्यादा हुई है? 20,000 बढ़ी है, 12,000 बाजार की तेजी की वजह से बढ़ी, और रिमेनिंग 8,000 क्या लिखा है? कंपनी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी एंड कंपनी प्रोडक्टिविटी। कंपनी ने कुछ अद्भुत नई चीज लगाई है, या कंपनी ने इंटरनली अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, तभी कंपनी के और प्रॉफिट्स बढ़े हैं। अब लिखा है हाउ मच चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम 20 से 21। 20 से 21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना चेंज हुआ है ड्यू टू इंडस्ट्री मार्केट साइज, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ फंसा गया यार। गिवन है कि 2020 और 21 में जो चेंज है दे रखा है ग्रोथ, प्राइस रिकवरी और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, बट अगले ने पूछ लिया चेंज इंडस्ट्री मार्केट साइज, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के हिसाब से। यानी अगर उसको मैं ऐसे समझूं, गिवन है आपको ग्रोथ, प्राइस रिकवरी और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, और निकालना है मार्केट साइज, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के हिसाब से। चलो देखते हैं। अब देखो, ग्रोथ का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी, और ये बेटा मैंने एफ नहीं लगाया, फेवरेबल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है फिगर। अब देखो, ग्रोथ की वजह से 140, प्राइस रिकवरी की वजह से 164, प्रोडक्टिविटी की वजह से 58,000। यहाँ तक क्लियर है? अब निकालना है मार्केट साइज, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बेटा ये तो सबसे बढ़िया है कि ये यहाँ से यहाँ सीधा आ गया 58,000, प्रोडक्टिविटी का प्रोडक्टिविटी में आ गया। चलें, अब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस रिकवर ज्यादा क्यों कर पा रहे हो? खुद सोचो, 1,64,000 का जो आपका प्रॉफिट ज्यादा आया है प्राइस रिकवरी की वजह से, क्यों? क्या मार्केट साइज बढ़ने की वजह से? क्या बाजार बढ़ने की वजह से? नहीं। क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से? प्रोडक्टिविटी का कोई रेवेन्यू पे लेना देना ही नहीं। या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की सी? यस। आप अपने कस्टमर से ज्यादा प्राइस तभी रिकवर कर पाते हो जब आपका प्रोडक्ट कुछ डिफरेंशिएटेड है, उसमें कुछ पिक्यूलियर फीचर है, उसमें कुछ मतलब अद्भुत सा मिल रहा है, कुछ कुछ अलग से टैलेंट है आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो दैट इज वाई ये 1,64,000 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। डन। तो यानी प्राइस रिकवरी और प्रोडक्टिविटी को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब किसको ठिकाने लगाना बाकी है? ग्रोथ को। 1,40,000। अब देखो, जो 1,40,000 पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिला ग्रोथ की वजह से, 20,000 यूनिट चेंज हुई थी, मैं आपको बताऊं, 20 से 21 में 20,000 यूनिट चेंज हुई थी, एंड दैट इज द ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या था? इंक्रीज इन द आउटपुट या इंक्रीज इन द क्वांटिटी सोल्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यानी जो 20,000 यूनिट्स मेरी ज्यादा सेल हुई हैं, 20,000 बॉक्सेस ज्यादा सेल होने की वजह से मेरा 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें बाजार की वजह से कितने बॉक्सेस थे? 3%। 4 लाख का 3%, 12,000, यानी 1,40,000 के अंदर, ऐसे बता रहा हूँ। ये 1,40,000 का प्रॉफिट है, ये 20,000 बॉक्सेस के ज्यादा सेल होने की वजह से है, बट बाजार की वजह से केवल 12,000 बॉक्सेस ज्यादा बिके हैं।
और आपके खुद के टैलेंट की वजह से 8,000 बॉक्सेस ज़्यादा बिके हैं। तो 1,40,000 क्योंकि 20,000 के लिए है, तो 20,000 से डिवाइड कर दो और 12,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 84,000 आ जाएगा और 8,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56,000 आ जाएगा। इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में एक तो प्राइस रिकवरी का एक 64 आ गया और एक ग्रोथ का 56 आ गया। तो एक 64 और 56 को अगर आप जोड़ोगे तो बेटा ये 2,20,000 निकल के आ गया। क्लियर? तो ये करना है। अब तो बाकी जो मैं कराऊंगा फॉर्मेलिटी है, चीज यही करनी है पूरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हाउ मच ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम 2021 में इंडस्ट्री मार्केट साइज फैक्टर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और साथ में आपको रिको स्टेटमेंट बनानी है ऑपरेटिंग इनकम के एनालिसिस करते हुए। तो सॉल्यूशन के अंदर खुद सोचे मैंने, जैसा कि आपको बताया क्लास के अंदर बताया था कि जो रिक्वायरमेंट है ना, उसी का आंसर देना है, फालतू और कुछ नहीं देना आंसर के अंदर। जो आंसर वाली शीट है उसके अंदर सिर्फ रिक्वायरमेंट का आंसर देना है। उसके अलावा जितनी भी महाभारत है, जितनी भी कैलकुलेशन है, जो भी कुछ भी है, वो सारा वर्किंग के अंदर करना है। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन एग्जाम। तो दैट इज भाई उसने पहले क्या पूछा कि भाई चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम बताओ ड्यू टू इंडस्ट्री मार्केट साइज फैक्टर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तीनों की। तो खाली तीन फिगर ही तो आएंगे। तो सॉल्यूशन नंबर वन में तीन फिगर ही तो आए, इंडस्ट्री मार्केट साइज फैक्टर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। 84, 58 और 220 ये निकाल दिया ना यहाँ पर। निकाल दिया ना यहाँ पर 84, 58 और 220। क्लियर? और सेकंड स्टेप में बनानी है अब इसकी रिको स्टेटमेंट। रिको क्या? 20-21 का प्रॉफिट और तीन तरह से प्रॉफिट चेंज हुआ है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। क्या? इंडस्ट्री मार्केट साइज फैक्टर, प्राइस रिकवरी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओ सॉरी, इंडस्ट्री मार्केट साइज फैक्टर, प्रोडक्टिविटी, सॉरी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इन तीन कैसे। और ये तीनों आपने निकाल दिए ऊपर 84, 58 और 2,20,000। इज एज सिंपल एज दैट। और नीचे जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये जो मैंने ये संगम बताया, ये जो आपस में जो मिलान करा है, ये इसकी कैलकुलेशन यहाँ दे रखी है नीचे कि 1,40,000 ग्रोथ का था, जिसके अंदर टोटल 20,000 की ग्रोथ थी। 12,000 बाजार के आशीर्वाद की वजह से था कि बाजार में तेजी है तो भाई सारे बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ गया। बट बाजार ने केवल 3% की तेजी दिखाई, मैंने 5% की तेजी दिखाई। यानी मैंने जो 2% की ज्यादा तेजी दिखाई है ना, मेरे अंदर कुछ अद्भुत है, मेरे प्लॉट में कुछ बात है। तो वो डिफरेंशिएशन के अंदर आएगा वो वाला पार्ट। जो 8,000 वाला फायदा है ना, देखो ये जो 8,000 को मैं नीचे लेकर गया हूँ, तो 1,40,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 8,000, ये जो 56,000 है, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर जाएगा। प्रोडक्टिविटी वाला प्रोडक्टिविटी में सीधा दे रखा है। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर सिर्फ एक चीज और चाहिए, प्राइस रिकवरी, बिकॉज यू कैन रिकवर मोर प्राइस फ्रॉम अ कस्टमर ओनली एंड ओनली कि आपके प्रोडक्ट में दम है। एप्पल 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, लोग खरीदेंगे। अगर Xiaomi करेगा, कान पे लगेगा उसके। ठीक है, हो सकता है एक आधा खरीद भी ले कोई नमूना, बट मेनली एप्पल या सैमसंग के प्रोडक्ट्स को बंदा इतनी हाई रेंज में खरीदने के लिए, आप खुद ही देख लो, सेल देख लो, 1 लाख से ऊपर के फोन आप देख लो, एप्पल सैमसंग के अलावा कौन से दूसरे ब्रांड के लोग खरीदते हैं? आते ही नहीं होंगे, आते भी होंगे तो बहुत रेयर सेल होगी उनकी। इंसान थोड़ा ब्रांड पे जाना चाहेगा ना, एप्पल सैमसंग पे R&D उनका बहुत अच्छा है। यस और नो? That's all from my side. Thank you for listening. Thank you very much. Wish you a very healthy and happy life. Jai Shri Radha.